नमस्कार, जय हिंद। मैं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। तो हिस्ट्री क्लास 10th लेसन 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ये लेक्चर का पार्ट 3 होगा। और इसके पहले पार्ट 1 और 2 जो है आपको दिया गया है। यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लेंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। और पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने ये देखा था कि 1858 से 60 के बीच में जो है ना फ्रांस हिंद चीन में प्रवेश किया और धीरे धीरे पूरे इंडो चाइना को अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। हिंद चीन बोलने से ही आपके माइंड में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों देश आने चाहिए। मतलब कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीनों जो देश है आपके हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? तो हनोई, लाओस का वियंतियान और कंबोडिया का न्योम पेन, ठीक है। तो ये इतना चीज आपके माइंड में तो होना चाहिए। ये पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब पार्ट 3 देखिएगा। तो 1858 से 60 के बीच में क्या हुआ? फ्रांस आया इंडो चाइना में और इसको अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जर्मनी के हाथों फ्रांस की हार हो गई। यानी जून 1940 ईस्वी में क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि जर्मनी के हाथों फ्रांस की हार हो गई। और इस हार के साथ ही फ्रांस को हिंद चीन का क्षेत्र जो है खाली करना पड़ा। और इसके फ्रांस के जाने के बाद हिंद चीन में जर्मन समर्थित सरकार जो है बना दी गई। यानी कि जर्मनी के समर्थन से यहाँ पर सरकार बना दी गई। और चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना, जर्मनी का एक पार्टनर था जापान। यानी जापान और जर्मनी दोनों एक ही ओर से लड़ रहे थे। तो जापान ने क्या किया? जर्मनी से संधि किया और इस संधि के तहत जापान को हिंद चीन में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। यानी जापान जो है हिंद चीन में प्रवेश कर गया और सबसे पहले तोंकिन, फिर अनाम और धीरे धीरे पूरे हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है आगे चल करके 1945 ईस्वी में, 1945 में क्या होता है आपका कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये 2 दिन, ठीक है, क्या होता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया? एटम बम गिराए, ठीक है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो था ना, जापान हार मानने को तैयार था नहीं। तो जब जापान हार, ठीक है, नहीं मान रहा था तो उसकी कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर क्या किया? एटम बम, परमाणु बम गिराया। और इस बम का जो नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट मैन इस बम का नाम था, ठीक है। और इसके साथ ही इस वक्त तक पूरे विश्व में पहले कभी भी एटम बम का यूज नहीं किया गया था। दुनिया में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और जापान पर ही किया गया था, ठीक है। इस बम के गिरने के साथ ही जापान का कमर बिल्कुल टूट गया और जापान असहाय सा हो गया और जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपना समर्पण कर दिया, ठीक है। और इसके साथ ही जापान अब इतने भी, ठीक है, मतलब इसके पास अब इतनी बड़ी शक्ति नहीं रही कि ये हिंद चीन को अपना उपनिवेश के रूप में कंटिन्यू कर सके। तो अब क्या होता है, जापान भी यहां से बिल्कुल अब निकलने लगा। तो अब चूंकि जब जापान भी यहां पे हार मान गया तो पुनः फ्रांस क्या सोचता है कि क्यों ना हम फिर से हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना ले। और फ्रांस जो है, फ्रांस ये क्या होता है, फ्रांस बात किया किससे? तो यूके, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से और चीन से, ठीक है, ब्रिटेन से और चीन से सपोज कीजिए, ठीक है, बात करता है। तो फ्रांस जो है ना, जब फिर से हिंद चीन को अपना उपनिवेश मतलब ठीक बनाना चाहा तो हिंद चीन के लोकल नेताओं ने क्या किया? फ्रांस का घोर विरोध किया। और उसके बाद यहीं से हिंद चीन के लोकल नेताओं यानी कि फ्रांस और वियतनाम के बीच, हिंद चीन के बीच जो है ना युद्ध शुरू हो गया। और यह जो लड़ाई थी ये लगभग 8 साल तक चली। मतलब कि 1940 से लेकर के 1954 तक जो है ना यहाँ पे हिंद चीन और फ्रांस के बीच लड़ाई चला, ठीक है। इसमें एक और थे आपका इंडो चीन यानी हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन था एक और दूसरी आपका क्या था? फ्रांस था
और यहाँ पे लॉयलिस्ट थे, मतलब कि फ्रांस, यानी देखिए मतलब क्या, वफादार लोग, यानी कि हिंद चीन के वैसे लोग जो फ्रांस को अपना समर्थन करते थे, मतलब तो ये भी जो था फ्रांस की ओर से लड़ रहे थे। तो ये जो लड़ाई थी लगभग 8 साल तक चली, 1954 तक। और 1954 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांस और वियतनाम के बीच आपका क्या होता है, जिनेवा समझौता हुआ 1954 ईस्वी में। और इसके साथ क्या हुआ कि फ्रांस को हिंद चीन का क्षेत्र खाली करना पड़ा, मतलब कि फ्रांस को यह कह दिया गया कि यहाँ जो है आपको अपना उपनिवेश नहीं रखना है, आपको यहाँ से जाना होगा। तो जेनेवा समझौता के तहत फ्रांस को हिंद चीन से निकलना पड़ा। और जेनेवा समझौता के तहत ही, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को, ठीक है, इसको जो है वियतनाम को जो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। क्यों? ताकि यहाँ पे जो है ना पीस जो है स्थापित हो सके, मतलब शांति यहाँ पे स्थापित हो सके। बस शांति बहाल करने के नाम पे जो है वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जो था यहाँ पे साम्यवादी जो है सरकार शुरू की गई हो ची मिन के नेतृत्व में। साम्यवाद क्या होता है, ये आपका पार्ट अध्याय 2 में जो है आपको बताया गया था, ठीक है, जो आपका हिस्ट्री का लेसन 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद, उसको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन के नेतृत्व में जो है साम्यवादी सरकार बनाई गई। और दक्षिणी वियतनाम में नो दिन दियम के जो नेतृत्व में यहाँ पे प्रो वेस्ट सरकार बनाई गई, मतलब कि ये पश्चिमी जो था कल्चर उसको फॉलो करने वाले थे, यानी कि अमेरिका इंग्लैंड की तरह ये चलने वाले थे। नो दिन दियम यानी कि पूंजीवादी को ये मानने वाले थे। तो अब जो है वियतनाम 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। उत्तरी वियतनाम यानी कि जो हो ची मिन वाली सरकार थी, इसको चीन और सोवियत संघ, ठीक है, चीन, सोवियत संघ, क्यूबा, इन सब का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि चीन और सोवियत संघ ये सब का ये भी आपका साम्यवादी व्यवस्था वाले देश था। और जबकि दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब का क्या था, समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ये लोग जो थे ये पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले थे। तो बस साम्यवाद और पूंजीवाद के नाम पर जो जिसको मानने वाला था ना, वो उसको अपना समर्थन देने को तैयार हो गया। और चूंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था क्या हो रहा था कि पूरे विश्व में कोल्ड वॉर, अगर शीत युद्ध चल रहा था। देखिए कोल्ड वॉर क्या होता है, शीत युद्ध क्या होता है, बात समझिए पहले यहाँ पे। शीत युद्ध, देखिए कोल्ड वॉर में ना, शीत युद्ध में इसमें कोई लड़ाई ही नहीं होती है, मतलब इसमें 2 देश की आर्मी जो है सेना आमने सामने नहीं लड़ती है, बस 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष कि 2 देश के मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बस एक आक्रामक बयानबाजी करते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में आपके मोदी जी है, ठीक है, पाकिस्तान में आपका इमरान खान है, ठीक है, तो मतलब मोदी जी कुछ बोले तो मतलब तो कुछ मतलब वो बोल दिया इमरान खान, तो ऐसे में बस एक मतलब गर्मा गर्मी बयानबाजी करना, उसको बोलते हैं शीत युद्ध। इसमें कोई लड़ाई नहीं होती है, इसमें कोई युद्ध, इसमें कोई गोलीबारी नहीं होता। तो ये था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूंजीवादी और साम्यवादी देशों में जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध चल रहा था, यानी अमेरिका, इंग्लैंड एक और इधर से रूस, चीन, ये सब एक और, ठीक है। तो जो साम्यवादी देश मानने वाले थे वो उत्तरी वियतनाम को समर्थन दे रहे थे, और जो पूंजीवाद को मानने वाले थे वे दक्षिणी वियतनाम को समर्थन दे रहे थे, ठीक है। उत्तरी वियतनाम की जो राजधानी थी ये थी हनोई, और दक्षिणी वियतनाम की जो थी राजधानी ये थी क्या, साइगोन। तो साइगोन की राजधानी दक्षिणी वियतनाम की और हनोई की राजधानी आपका उत्तरी वियतनाम की, इतना जो है आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, यानी कि अभी तक, ठीक है, इस वियतनाम युद्ध में जो है ना कहीं भी अमेरिका का एंट्री नहीं हुआ, मतलब अमेरिका ऑफिशियल तरीके से कहीं भी यहाँ पे शामिल लड़ाई में नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे जो है ना अमेरिका इस युद्ध में यहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया, ठीक है। और दक्षिणी वियतनाम को समर्थन देने के लिए अमेरिका की ओर से कई सारे एजेंट भेजे जाते थे, मतलब कि ये एजेंट जो था ना, ये एजेंट कोई मतलब आर्मी नहीं था, बस मतलब ये कोई मतलब काफी ब्रिलियंट लोग थे जो आ करके दक्षिणी वियतनाम के सम्राट को जो है मतलब नई नई टिप्स देता, ठीक है, कि हाँ कैसे लड़ाई किया जाए ताकि मतलब उत्तरी वियतनाम को हरा दिया जाए। तो इस तरह से, और सबसे पहले जॉन कैनेडी, जॉन कैनेडी के शासन काल में जो है ना अमेरिका वियतनाम युद्ध में शामिल हुआ, और राष्ट्रपति निक्सन ने जो है ना वियतनाम युद्ध से अमेरिका को अलग किया। मतलब सवाल यदि एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले किस अमेरिकी राष्ट्रपति के काल में अमेरिका वियतनाम युद्ध में शामिल हुआ, तो जॉन कैनेडी, और राष्ट्रपति निक्सन के काल में जो है ना अमेरिका वियतनाम युद्ध से
खुद को अलग कर लिया। तो ये दो सवाल जो है आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कि वियतनाम जो है दो पार्ट में बढ़ चुका है, ठीक है। और एक और आपका हो गया क्या, साम्यवादी सरकार, और एक और आपका क्या आ गया, पूंजीवादी सरकार, ठीक है। अब यहाँ पे और अमेरिका अभी तक पूरे युद्ध में कहीं भी डायरेक्टली जो है इंटरफेयर नहीं किए हुआ है, क्योंकि जो अमेरिका है ना उसके पास कोई बहाना ही नहीं है कि वो कैसे इस युद्ध में शामिल हो। अब क्या होता है कि गल्फ ऑफ टोंकी, यानी गल्फ ऑफ टोंकी नाम की एक घटना होती है। कब, अगस्त 1964 ईस्वी में। अगस्त 1964 में आपका गल्फ ऑफ टोंकी नाम का घटना होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें यह कहा गया कि तीन जो है वियतनाम के तीन जहाजों ने क्या किया, अमेरिकी जहाज पे हमला किया। मतलब कि वियतनाम के कई जहाजों ने अमेरिका के तीन जहाजों पर हमला किया, और ऐसा, ठीक है, न्यूज बना करके जो है, यानी ऐसा कहते हुए अमेरिका के पार्लियामेंट में, यानी अमेरिकी संसद व्हाइट हाउस में जो है ना, वहां पे क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन, एक कानून जो है ना पास होता है, और उस कानून के तहत जो है अमेरिका जो है हिंद चीन में प्रवेश कर जाता है लड़ाई लड़ने को, ठीक है। कि हिंद चीन के, इन्डो चाइना के जो है जहाजों ने अमेरिका के तीन जहाज पर हमला किया, और इसके बाद जो है अमेरिका में एक रेजोल्यूशन पास होता है, और उस कानून के हिसाब से जो है ना क्या होता है कि अमेरिका हिंद चीन में लड़ाई लड़ने के लिए उतर जाता है। लेकिन बाद में मतलब जब इसे सच्चाई आई इस न्यूज का, तो ऐसा हुआ कि गल्फ ऑफ टोंकी में कुछ हुआ ही नहीं था, ये एक फेक न्यूज था, एक झूठी खबर थी। मतलब कि हिंद चीन का कोई जहाज, ठीक है, किसी भी, ठीक है, अमेरिकी जहाज पे हमला नहीं किए हुआ था। ये क्या था, मतलब ये एक झूठी खबर थी। बस एक झूठी खबर के बहाने से जो है ना अमेरिका यहाँ पे प्रवेश किया। और जब अमेरिका ठीक है प्रवेश किया हिंद चीन में, तो वो अपना सुप्रियर, ठीक है, एयर पावर का, मतलब चूंकि उसका जो एयरफोर्स है काफी स्ट्रॉन्ग था, तो उसका प्रयोग करते हुए पूरे हिंद चीन पर काफी क्या किया, बमबारी किया, मतलब बहुत ज्यादा बमबारी किया, ठीक है। और इस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो थे लिंडन बेन जॉनसन। लिंडन बेन जॉनसन इस समय क्या, कौन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है। और 1965 से 67 के बीच में, यानी इन 2 सालों में जो है अमेरिका का सैनिक हिंद चीन में लगभग 5 लाख तक पहुंच गया। मतलब धीरे धीरे अब हिंद चीन में अमेरिकी सैनिकों का संख्या बढ़ते गया, और 67 तक जो है ना हिंद चीन में अमेरिका का लगभग 5 लाख सैनिक जो है स्टोर जमा हो चुके थे। बात समझ में आया। अब क्या होता है कि अमेरिका अपना सुप्रियर एयर पावर का प्रयोग करते हुए हिंद चीन में काफी बमबारी किया, और वहां पे रासायनिक हथियार का भी यूज किया गया, जैसे नापाम का और एजेंट ऑरेंज का। और ये जो है सवाल आपके एग्जाम से बनते हैं कि नापाम क्या है और एजेंट ऑरेंज क्या है। और ये सब जो था क्या, आपका केमिकल कंपाउंड था, रासायनिक हथियार था। नापाम एक ऐसा, ठीक है, केमिकल था, एक ऐसा रसायन था जिससे जंगलों में आग लगाई जाती थी। मतलब पूरा जंगल का जंगल इससे साफ हो जाता, ठीक है। और नापाम किसी के मतलब बॉडी पर गिर जाएगा ना शरीर पे, तो वो पूरे बॉडी को जो है जला देगा, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल था। और एजेंट ऑरेंज, ठीक है, एक ऐसा रसायन था जिससे पेड़ों की पत्तियां सूख जाती और पेड़ जो है बाद में मर जाते थे। मतलब क्या कि जो हिंद चीन है वो पूरा जंगली इलाका था, और जंगली इलाकों में हेलीकॉप्टर से, एयरप्लेन से लड़ाई लड़ने में जो है अमेरिका को काफी परेशानी हो रही थी, ठीक है। क्योंकि ऊपर से जो है ना हेलीकॉप्टर से दिखने में जो जंगल में कौन जो है कहाँ छिपा हुआ है उसको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके लिए वो मतलब एजेंट ऑरेंज का प्रयोग करके और नापाम का यूज करके पूरे पेड़ का, मतलब पूरे जंगल को स्वाहा कर रहे थे, मतलब पूरे जंगल को खत्म कर रहे थे। अब होता क्या है यहाँ पे, अब देखिए चूंकि अब यहाँ पे ये होता है कि अब यूएस गवर्नमेंट जो है, जो अमेरिकी सरकार है, वो अमेरिका में यानी अपने यहाँ ये कहता है कि अब तुरंत ही हम लोग इस युद्ध को जीतने वाले हैं, अब तुरंत ही वियतनाम हारने वाला है, ठीक है। वो मतलब अपने यहाँ ऐसा कुछ कहती है। लेकिन अब क्या होता है कि एक आपका होता है टेट ऑफेंसिव का, टेट ऑफेंसिव। और यह एक सरप्राइज अटैक था। मतलब क्या कि उत्तरी वियतनाम में जो सरकार थी हो ची मिन का, वो सरकार ने ये मतलब निश्चय किया कि जनवरी 1968 में उसने निश्चय किया कि हम लोग रातों रात पूरे दक्षिणी वियतनाम पर हमला करेंगे। और ठीक है, जो कि जहां भी अमेरिकी एम्बेसी है, जहां भी, ठीक है, अमेरिकी सैनिक रहते हैं, जो भी उसका सैनिक अड्डा है, जहां भी उसके बड़े बड़े शहर है,
और रातों रात 100 से अधिक बड़े बड़े शहरों पर उत्तरी वियतनाम के सैनिकों ने हमला किया, दक्षिणी वियतनाम के शहरों पर। और उनका यह मानना था कि इससे जो है दक्षिणी वियतनाम की सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये एक मिलिट्री फेल्योर था, सरकार तो खैर गिरा नहीं, लेकिन अमेरिका को और अमेरिकन लोगों को इतना महसूस हो गया कि जो हमारी सरकार बोल रही थी कि हम तुरंत ही वियतनामियों को हराने वाले हैं, कि ये सारी क्या फेक न्यूज है। क्योंकि जब हारने वाला होता तो इतना बड़ा हमला जो है अभी भी वियतमीन कर पा रहा है, ये इतना बड़ा हमला रातों रात नहीं हो पाता। बात समझ में आया? तो ये सारी बातें थी। अब चूंकि उत्तरी वियतनाम के लोगों को, वहां के सैनिकों को यह महसूस हो चुका था कि चूंकि अमेरिका जो है सुपर पावर है, उसके पास मतलब बड़े बड़े हथियार है, कि हेलीकॉप्टर से, प्लेन्स है, तो उनसे हम जो है ऐसे लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। तो वो पूरे उत्तरी वियतनाम, पूरे वियतनाम में जो टनल यानी सुरंग खोदना शुरू किए, और पूरे जमीन के अंदर ही अंदर जो है टनल बना दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी उनको होता महसूस कि हाँ यहाँ पे अमेरिकी सैनिक मतलब बाहर में है, तो टनल के अंदर से निकलता और वहां पे गोली या बम से उसको मार देता। क्योंकि बाहर से अमेरिका से लड़ पाना काफी मुश्किल था, और ऐसा करते हुए जो है, और इस लड़ाई में जो है ना अमेरिका का हार भी हुआ और वियतनाम का जीत हुआ। ठीक, हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ऐसी था, और पूरा पूरा जो घटनाक्रम था कंटिन्यू इस तरह चलता रहा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब जो है यहाँ पे एक मतलब घटना हुआ था, माइलीगांव की घटना। और माइलीगांव घटना में क्या था कि अमेरिकी सैनिकों ने क्या किया कि वियतनाम के उत्तरी वियतनाम के पूरे गांव को घेर लिया, और उस गांव को घेर करके क्या किया कि मतलब गांव के सभी लोगों को मतलब क्या किया गया कि उसको बंधक बना लिया गया। और बंधक बनाने के बाद जो भी वहाँ का महिलाओं था, जो भी टीके लड़कियां थी, मतलब उसके साथ मतलब काफी गलत किया गया। और उसके बाद जो भी बच्चे और बूढ़े थे उसको भी मार दिया गया। लेकिन उन सब भीड़ में एक मतलब बूढ़ा आदमी बच गया, और बाद में जब मतलब सामने आया तो उसने मीडिया को मतलब सारी सच्चाई बताई। तो इससे पूरे विश्व में अमेरिका का, यूएसए का, अमेरिका का मतलब क्या हुआ, काफी उसकी आलोचना हुई। ठीक है, तो ये था आपका माइलीगांव की घटना। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1968 ईस्वी में माइलीगांव की घटना हुई थी। इसके बाद अमेरिका में युद्ध का विरोध। अब देखिए, जब माइलीगांव की घटना का सच्चाई सामने आया और जब मीडिया ने इसको कवर किया, तो खुद अमेरिका में ही इस युद्ध का विरोध होना शुरू हो गया। और अमेरिकन लोगों का कहना था कि आखिर हम ये युद्ध लड़ क्यों रहे हैं, आखिर हमें इनसे क्या लेना देना। ठीक है, वियतनाम में आखिर हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, तो खुद अमेरिका में ही इसका मतलब विरोध होना शुरू हो गया। और उसके बाद अमेरिका में ड्राफ्ट का भी विरोध होना शुरू हुआ। ठीक है, ड्राफ्ट क्या था? अमेरिका में एक कानून थी जिसके तहत वहां के सभी लोगों को कुछ साल, 4 साल या 5 साल मतलब सेना में जो है अपनी नौकरी करना अनिवार्य था। ठीक है, सभी लोगों को, मतलब वैसे लोग जो मतलब मेडिकल अनफिट है उनको छोड़ करके, और जो स्टूडेंट है उनको छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी लोगों को जो है सेना में नौकरी करना अनिवार्य था। तो वहां के लोगों ने कहा कि जब हम मतलब बिना किसी काम का, ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मतलब जब मतलब इस युद्ध का कोई मतलब आपका वजह है ही नहीं, तो ऐसी लड़ाई का लड़ने से क्या फायदा। तो वहां के लोगों ने ड्राफ्ट का विरोध किया कि हम इसमें लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे। और मेडिकल, ठीक है, मीडिया वार। ठीक है, अब मतलब देखिए, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1940 के समय, तो इस समय जो था ना, इस समय आपका बस रेडियो वगैरह थे और अखबार था। ठीक है, अखबार था, और इस समय टेलीविजन जो था, टीवी नहीं था। लेकिन अब जो था 1968 के आसपास टीवी भी आ चुका था, और टीवी पर भी न्यूज जो है दिखाए जाने लगे थे। तो माइलीगांव की पूरी घटना को, ठीक है, जब टीवी पर दिखाया गया तो पूरे विश्व में अमेरिका में काफी आलोचना हुआ। ठीक है, और समझिए कि खुद अमेरिका में भी खुद अमेरिकन लोगों ने अपनी सरकार का घोर विरोध किया। मालेगांव का मतलब कुछ इमेज, ऐसा ऐसा इमेज आपको मिल जाएंगे गूगल वगैरह पे, देखिएगा गूगल पे। ठीक है, जब आप मालेगांव इमेज डालिएगा तो वहां पे मिलेंगे, मतलब आपको इतना बुरा लगेगा। उसके बाद अब क्या होता है कि 1968 ईस्वी में ही रिचर्ड निक्सन जो है क्या बोला कि यदि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो वियतनाम युद्ध से अमेरिका को अलग कर दूंगा। और ऐसी दावों के साथ, ऐसे भी वादों के साथ जो है रिचर्ड निक्सन चुनाव लड़ा, और ये जीत गया। तो जब जीत गया तो 1968 के बाद ये क्या बोलता है कि ठीक है, मैं तो जो भी हमारा सैनिक है, जो भी ठीक है अमेरिकन सैनिक है, उसको तो मैं वहां से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन
खुद दक्षिणी वियतनाम का जो सैनिक है उसकी संख्या मैं वहां पे बढ़ा दूंगा। तो धीरे धीरे यानी कि 1970 से 73 तक जो है ना, 1970 से 73 तक धीरे धीरे जो है वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम का जो सैनिक था उसकी संख्या बढ़ा दी गई, और धीरे धीरे वहां से जो भी अमेरिकन सैनिक थे उसको निकाल लिया गया। और अब क्या होता है कि 1973 ईस्वी में पेरिस समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत यह कहा गया कि जो भी अमेरिकन सैनिक है वो यहां से बाहर निकाल लिए जाए, और सारे अमेरिकी सैनिक को अमेरिका रिटर्न कर दिया गया। मतलब कि अब वियतनाम में कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं रह गया, ठीक है। और जैसे ही अमेरिकी सैनिक यहां से निकला तो अब उत्तरी वियतनाम को चांस मिल गया, और वह तुरंत, ठीक है, तुरंत जो है फिर से मतलब वहां लड़ाई जो था कंटिन्यू होता रह गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। और 2 साल के अंदर ही जो है क्या किया गया, दक्षिणी वियतनाम को हरा करके पूरे वियतनाम को एक कर दिया गया। यानी कि ये उत्तरी वियतनाम को चांस सा बन गया जो ही वहां से अमेरिका बाहर निकला, ठीक है। और अप्रैल 1975 तक जो है ना साइगोन पर उत्तरी वियतनाम का कब्जा हो गया, उसको मतलब अपने अधीन ले लिया, और पूरे वियतनाम को एक देश बना दिया गया, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पूरा वियतनाम आपका एक हो गया। और इस लड़ाई में जो है ना अमेरिका का क्या भूमिका था, ठीक है, क्या मतलब उचित था यहाँ पे मतलब आना, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए, अब यदि बात कर रही है कैजुअलिटीज का, तो इस पूरे वियतनाम युद्ध में जो है लगभग 58,000, ठीक है, अमेरिकी सैनिक जो है मारे गए थे, और 1.5 लाख सैनिक घायल हुए थे अमेरिका का। और यदि वियतनाम का बात करें तो वियतनाम का 1 से 2 मिलियन यानी कि 10 से 20 लाख जो है सैनिक मारे गए थे, और भारी मात्रा में यानी काफी संख्या में जो है ना वियतनामी सैनिक जो है घायल भी हुए थे। तो ये पूरा आपका हिंद चीन में राष्ट्रवाद का मतलब लेक्चर रहा पार्ट 3 में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और सबको जो है आप एक साथ मतलब कंटिन्यू जरूर देखिएगा, काफी मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक साथ मतलब जरूर देखिए पार्ट 1 फिर से पार्ट 2 पार्ट 3। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है, जो भी, ठीक है, आपके फ्रेंड्स फैमिली शेयर भी कीजिए। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।